नमस्कार। वायदे के मुताबिक एक बार फिर हम हाजिर हैं लेकर रोजगार की नई संभावनाओं को तलाशता, विकास की नई संभावनाओं को खोजता ये कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें हम बातें करते हैं कृषि, पशुपालन और बाकी के प्राथमिक क्षेत्रों के रोजगार से जुड़ी। आज के कार्यक्रम में भी कुछ ऐसी ही कोशिश होगी हमारी, लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। तेलहनी फसलों के उत्पादन में उन्नत प्रभेदों का करें चुनाव। भिंडी की फसल को तना एवं प्ररो छेदक की कीट से बचाएं। किसानों के लिए बेहद उपयोगी कल्टीवेटर मशीन। किसान भाई बहनों, ये तेलहनी फसलों के उत्पादन का समय है, तो यदि आप सरसों के उत्पादन की सोच रहे हैं तो इसके उन्नत प्रभेदों का चुनाव अपने क्षेत्र के अनुरूप करें। साथ ही साथ खाद और उर्वरक का प्रबंधन भी बेहद ज़रूरी है, जिससे कि आपको पूरी बेहतर उत्पादन मिले और आप पूरा लाभ ले पाएँ। तो तेलहनी फसलों में जो सरसों की जो विभिन्न प्रभेद हैं, तो निश्चित रूप से अब कुछ अधिक उपजशील किस्में आ गई हैं, जैसे कि RH 725, वरुणा, PM 30, RGN 48, ये जो प्रमुख प्रभेद हैं जिनको कि आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। और किसान भाई, बीज दर की जहाँ तक बात है तो वो आप प्रति हेक्टेयर 4 से 5 किलो के अनुपात में आप रखिए। किसान बंधुओं, यदि आप भिंडी की खेती कर रहे हैं तो इसे प्ररो एवं फल छेदक कीट से बचाएं। यह छोटे कीट फसल के फलों में छेद करके उनमें घुस जाते हैं, फिर धीरे धीरे पूरे फल को खा लेते हैं। इससे बचने के लिए आप जिस भी फल, फूल और कोपलों पर ये कीट लगा हुआ है उसको इकट्ठा करके पूरे तरह नष्ट कर दें, ताकि उसकी वजह से बाकी फसल न खराब हो। अगर यह कीट ज़्यादा फसल पर फैल रहे हैं तो किसान आवश्यकता अनुसार कार्बोरिल को पानी में घोलकर फसल पर छिड़क दे, या फिर आवश्यकता अनुसार नीम ऑयल और लहसुन को पानी में घोलकर छिड़के। सब्जियों का उत्पादन किसानों के लिए हमेशा से फायदे का सौदा रहा है, यदि उसमें थोड़ी भी सावधानी बरती जाए और बाजार की उपलब्धता हो तो काफ़ी मुनाफा लिया जा सकता है। कद्दू की खेती भी ऐसी ही लाभदायक फसल है। इसमें लागत कम है और मुनाफा अधिक। ज़्यादा आइए जानते हैं ऐसे ही कर्मठ किसान छोटू कुमार के विषय में, जो कि पटना जिला के निवासी हैं और कद्दू की खेती से लाभ अर्जन कर रहे हैं। हमने कद्दू का खेती किया है कि बोले है 20-25 हज़ार लागत लगा है, दोगुना मुनाफा होने का तगना संभव है। भारत में राई एक प्रमुख तिलहनी फसल है जो रबी के मौसम में बोई जाती है। अन्य फसलों की तुलना में सरसों की खेती में कम सिंचाई और कम लागत की ज़रूरत पड़ती है, वहीं इससे लाभ भी अच्छा मिलता है। इसके उन्नत प्रभेदों में पूसा सरसों 30, पूसा 00 सरसों 31, RH 30, RH 725 आदि प्रमुख हैं। सरसों का रबी की तिलहनी फसली में एक प्रमुख स्थान है। सरसों की खेती सीमित सिंचाई की दशा में भी अधिक लाभदायक फसल है। सरसों की फसल के लिए उन्नत विधियां अपनाने से उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में बहुत ही वृद्धि होती है। राई या सरसों के लिए बोई जाने वाली उन्नतशील प्रजातियां जैसे क्रांति, माया, वरुणा, इसे हम T59 भी कहते हैं, पूसा बोल्ड उर्वशी तथा नरेंद्र राई प्रजातियां की बुआई सिंचित दशा में की जाती है तथा असिंचित दशा में बोई जाने वाली सरसों की प्रजातियां जैसे कि वरुणा, वैभव तथा वरदान इत्यादि की बुआई करना चाहिए। कल्टीवेटर एक ऐसा कृषि उपकरण है
जो ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है। यह बीज रोपण से पहले मिट्टी को जोतकर उसे बारीक बनाने में मदद करता है। यह कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कृषि उपकरण है। कल्टीवेटर को सामान्य भाषा में हल भी कहा जाता है। कल्टीवेटर जैसे आधुनिक उपकरणों के उपयोग से खेती को एक नई दिशा मिली है। इससे न केवल कम श्रम व लागत में खेती करना संभव हुआ है, अपितु उत्पादन भी बढ़ा है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं सब्जी मंडी बाढ़, जहां जानेंगे हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। बैंगन 3500 रुपये प्रति क्विंटल, करेला 3800 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 3500 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं भिंडी 3000 रुपये प्रति क्विंटल है। समय है अब मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड एवं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खबरें खेती की में अभी आपने जाना मौसम के मिजाज के बारे में, ली जानकारी मंडी के भाव की, साथ ही साथ जाना सफल किसानों की सफलता के राज के बारे में भी। अब बढ़ते हैं आगे, जहां अपने विशेषज्ञ से हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे दलहनी फसलों की वैज्ञानिक खेती के बारे में। किसान बंधुओं नमस्कार। हाल ही में केंद्र सरकार ने चना और मसूर दोनों के एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। मसूर पर तो प्रति क्विंटल 500 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। इसका एक मतलब ये है कि आप जितना अधिक उत्पादन करते हैं आपकी आय भी उतनी ही बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि अधिक उत्पादन से देश में जो दाल की कमी है उसकी भी भरपाई हो पाएगी।
अधिक उत्पादन करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस तरह खेती करें जैसे कृषि वैज्ञानिक आपको सुझाव देते हैं। इसीलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दलहनी फसल की वैज्ञानिक खेती के बारे में। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के उप निदेशक शिक्षा प्रसार डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद। सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी। और इस सवाल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं कि चूँकि सर इस बार हमारे जो किसान हैं वो लेट तक धान की रोपाई की हैं, ऐसे में उन्हें कौन से जो दलहनी फसल है और कौन से किस्मों को उनको उपयोग करना चाहिए और क्या उचित समय है जब इसकी रोपाई कर देनी चाहिए? दरअसल इस बार से हमारी बारिश से थोड़ी लेट हुई है और लेट के कारण हमारी जो भी खरीफ की फसलों में धान की खेती जहाँ हुई है वहाँ पे मोटे तौर पे दलहनी की खेती होती है। और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो चना की खेती और मसूर की खेती और मटर की खेती, ये तीन खेती हम लोग इस रबी सीजन्स में करते हैं, किसान भाई प्रमुखता से लेते हैं। और वैसे क्षेत्र होते हैं जहाँ की हमारे एरिया पानी से डूबा हुआ भी रहता है। और अब हमारा नवंबर माह लगभग हम फर्स्ट वीक पार कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में अब बुआई का समय आ चुका है किसान भाइयों के लिए। ये तीनों फसलों के लिए बुआई का समय आ गया है। मोटे तौर पर हम मटर को तो हम एक नवंबर से ही कहते हैं, खास करके उसके पहले भी कहें तो 15 अक्टूबर से ही हम लोग शुरुआत कर देते हैं मटर की खेती। और चना का और ये आपका मसूर की खेती जो है वो 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच जो होता है वो बहुत सूटेबल होता है। अब इसके लिए दो पक्ष होते हैं कि उसकी पूरी लाइफ साइकिल देखी जाए तो 130 से 140 दिन की क्रॉप होती है। उसी में कुछ वैराइटल बात करें अगर हम किसानों को बताएं कि आप प्रभेद में जाएं तो कुछ प्रभेदें जो है कुछ 10 से 15 दिन लेट भी लगता है, लेट तक की उसकी लाइफ साइकिल भी रहती है। तो हीट टॉलरेंस जो लास्ट में हमारा हार्वेस्टिंग अप्रैल महीना में जो होती है तो उस समय हार्वेस्टिंग पर इफ़ेक्ट पड़ता है और उसी समय ग्रेन सेटिंग से लेकर के सूखने का सारा चीज़ डिपेंड करता है। तो हम पिछले पोर्शन को देखते हुए आगे की सोइंग डिपेंड कर जाता है। तो इसके लिए कुछ हमारी प्रभेदें विकसित की है। हमारा खास करके पूसा जो यूनिवर्सिटी है वो अरुण वैरायटी बहुत लगभग 10-15 साल की वैरायटी हो गई है, किसान उस वैरायटी से परिचित भी है और दाना थोड़ा बोल्ड भी है मसूर के मामले में, और उसकी खेती किसान कर भी रहे हैं। और ख़ास करके देखते हैं कि सूखने की बीमारियां ज़्यादा रहती है दलहनी फसलों में, पौधे सूख जाते हैं, फसल लहलहा रहा है और अब फ्लावरिंग स्टेज आया और एकाएक सूख गया, जगह जगह पौच में सूख गया। सर, आप दलहनी फसल जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है आप उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूँ कि अच्छा उत्पादन हो मसूर चना दलहनी फसल का, इसके लिए किसान क्या सावधानी बरतें शुरू से अंत तक ताकि पैदावार जो है वो बेहतर हो? किसान भाइयों को अधिक उपज लेनी है, वो अधिक उपज लेने में बाधाएं उनको कहाँ कहाँ आएगी, उनको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसके प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। तो एक तो है उकठा रोग जो है वो हमेशा देखेंगे कि बीच बीच में पौधे सूख जा रहे हैं, तो सूख जा रहे हैं तो पूरा सूख गया तो खेल ख़त्म हो गया, उसका उत्पादन तो ऐसे घट जाएगा। तो वैसे केसों के लिए कहा जाता है बीज उपचार करके लगाना चाहिए। बीज उपचार एक ऐसी पद्धति है कि अगर हम बीज को उपचार कर देते हैं, जिसको FIR बोलते हैं, फंजीसाइड से, जिसको हम लोग कहते हैं कि फंजीसाइड से, इंसेक्टिसाइड से, इसके बाद हम लोग फिर ट्राइकोडर्मा से, इस तरह से उपचार कर देने से उसमें रेजिस्टेंसी पैदा हो जाती है। और जब रेजिस्टेंसी पैदा हो जाती है तो फ्यूजेरियम नाम का जो फंगस है या कुछ जो हमारी सॉइल में कुछ इस तरह की व्याधियाँ हैं जो हमारी पौधों को सुखा सकती है, उसे बचना होगा। तो इसके लिए एक रिकमेंडेड किया हुआ है कि 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से आप सीड पर थोड़ी सी मॉइस्ट कर दीजिए और इस पुरिया को 2 ग्राम प्रति केजी के दर से मिला दीजिए, छाया में थोड़ा सुखा दीजिए। तो क्या हो गया, फ्यूजेरियम जो कवक लगेगा सूखने में बचाएगा, वो डेवलप रहेगा, रेजिस्टेंस पैदा करेगा।
कीट के लिए कुछ कीड़े हम लोग जड़ से भी कुछ करते हैं डिस्टर्ब, क्लोरीफायरिफास से आप उसको 2.5 ml 3 ml से आप क्लोरोफायरिफास से कर दीजिए। सर, दलहनी पौधे का अच्छा उत्पादन हो, इसके लिए किसान को अंत में आप क्या संदेश देंगे, किस तरह से इसका प्रबंधन करें? वो किसान भाइयों को संदेश के रूप में ये मैसेज है कि आपकी खेती तो आपकी ज़मीन है, आपकी खेती है, करना ही है, तो आप खेती को अनजाने रूप में खेती मत कीजिए, सिर्फ काम के लिए खेती मत कीजिए। आप उसमें अधिक से अधिक उत्पादन लेकर आप मुनाफा अधिक कैसे कमाएं, इसके परिप्रेक्ष्य में आपको ध्यान देते हुए खेती करना चाहिए। यानी अच्छी बीजों का चयन करना, आज के परिप्रेक्ष्य में आपके खेतों में सूटेबल हो, समय पे बुआई करना, उसको FIR जो मैंने बताया वो पोजीशंस अपना के खेती करना, कुछ उसमें पोषक तत्व प्रबंधन भी करना चाहिए। पोषक तत्व प्रबंधन में उसमें 20 kg नाइट्रोजन्स और 40 किलो फास्फोरस रिकमेंडेड है, मतलब 50 किलो के आसपास आप दीजिए यूरिया, और इसके अलावे आप जो है इधर एक SSP जो है 250 kg तक दीजिए। तो आप पोषक तत्व प्रबंधन, कुछ आपको तंग करते हैं कीड़े जो फसल को सीधे फलों को डिस्टर्ब करता है, पत्तियों को खा जाती है, तो वैसे में आपको वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि समय पे उसकी निगरानी करना पड़ेगा, है ना। और कुछ खरपतवार है तो खरपतवार को प्री ही मतलब कर देना पड़ेगा, मतलब बुआई से पूर्व पेंडिमिथिलिन डाल दीजिए। तो इस तरह ओवरऑल आप जब करते हैं तो आपका एक व्यवस्थित रूप में और उत्पादन होगा, और कम कीड़े, कम रोग लगेंगे और मुनाफा आपको अधिक होगा। सर, आपने हमारे किसानों को उन्हीं के भाषा में सरल शब्दों में बताया कि कैसे उनको दलहनी पौधे का खेती करना चाहिए। आप आज कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का भी धन्यवाद। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे
और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। जानकारियों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। बारी है एक और विशेषज्ञ से लेने की जानकारी, जिसमें हम बात करेंगे व्यावसायिक बकरी पालन के बारे में। नमस्कार, खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम में हमेशा नए नए विशेषज्ञों को बुलाते हैं और विशेषज्ञों के द्वारा आपको कृषि संबंधी बहुत सारी जानकारी देते हैं, जिसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हर जानकारी आप घर बैठे हासिल कर लेते हैं। आज हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर रंजन कुमार, सहायक प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो बकरी पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं वो किस तरह से उस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद मैडम, ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूँकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी ने कहे थे कि बकरी जो है गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है और आजकल बकरी को गरीबों का एटीएम कहा जाता है। इसका कारण ये है कि मैडम, बकरी ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कि ये हमारे देश में 80% किसान सीमांत किसान हैं। चूँकि गाय पालन सभी छोटे किसान नहीं कर पाते हैं, तो बकरी पालन हमारे जो सीमांत किसान हैं, छोटे बड़े बेरोजगार युवक सभी कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है कि बकरी गरीबों का एटीएम है। एटीएम कहने का मतलब कि जब भी पैसे की ज़रूरत होगी किसान भाई या जो व्यवसाय करने के लिए, उसको तुरंत बेच के वो पैसा अर्जित कर सकता है। अब बकरी पालन, व्यावसायिक बकरी पालन के लिए किन किन बातों पे किसान भाई ध्यान देना चाहिए। पहला मैं इसमें बताऊंगा कि नस्ल का चूँकि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है नस्ल का चुनाव। दूसरा पोषण प्रबंधन, तीसरा प्रजनन प्रबंधन और चौथा मतलब स्वास्थ्य प्रबंधन। इन 4 बात पे अगर किसान भाई थोड़ा से ध्यान दें तो बकरी जो है सबसे कम, इवन गाय, मुर्गा, अदर मतलब फार्मिंग की तुलना में बकरी जो है सबसे कम रिस्क, इसमें सबसे कम रिस्क उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि बकरी बहुत कम बीमार पड़ती है। तो सबसे पहले मैं किसान भाई आप लोग को बताता हूँ कि ये नस्ल खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं बता रहा हूँ कि ये नस्ल आप कौन कौन से, बकरियां की 25 से 27 नस्ल है भारत सरकार का, लेकिन हर एक एरिया के हिसाब से मतलब वर्गीकृत किया गया है कि बिहार के लोग कौन से बकरी का नस्ल चुनाव करें। तो इसमें आपको किसान भाई सबसे पहले बिहार की जो मेन नस्ल है ब्लैक बंगाल, दूसरा बीटल, तीसरा सिरोही, चौथा बारबरी, यही 4 नस्ल आपको खरीदने की आवश्यकता है। रंजन जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि बकरियों की कौन कौन सी प्रजाति होती है, उसका आहार प्रबंधन हमारे किसान भाई किस तरह से कर सकते हैं। जैसे ब्लैक बंगाल का घर है, मतलब इसकी ओरिजिन हुई है बिहार एंड बंगाल से। बीटल है ये पंजाब का है, सिरोही है राजस्थान का है, बारबरी है ये दिल्ली के आसपास का है। तो ये चारों नस्ल को आप पाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसान भाई ध्यान देने की क्या आवश्यकता है, आप मादा बकरी
मादा बकरी, चूँकि ब्लैक बंगाल, इसीलिए मैं कहता हूँ ब्लैक बंगाल में मादा के गुण का सबसे ज़्यादा, जितनी बकरी की जातियाँ हैं उसमें सबसे ज़्यादा मतलब ब्लैक बंगाल में है। क्योंकि ब्लैक बंगाल कम समय में माँ बन जाती है, ज़्यादा बच्चा पैदा करती है, मतलब 2 साल में 3 से 4 बार बच्चे देती है। ये गुण जो है, इसकी मीट क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है, इसकी स्किन क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। तो ये गुण किसी अदर नस्ल में नहीं है। तो मैं किसान भाई आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मादा बकरी आप ब्लैक बंगाल नस्ल का रखिए और नर को या तो बीटल रखिए, या तो बारबरी रखिए, या तो सिरोही रखिए। सर, बकरियों की नस्ल के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो बकरी पालन का व्यवसाय पहली बार कर रहे हैं तो उसे माने कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए और किस तरह से उसका रखरखाव करना चाहिए? हाँ किसान भाई, नस्ल के बाद दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है पोषण प्रबंधन, आहार प्रबंधन। आहार, चूँकि नस्ल बहुत अच्छा आप सेलेक्ट किए, लेकिन अगर आहार नहीं होगा तो वो आपका लाभदायक नहीं होगा। तो बकरियों को आहार देने के लिए किन किन बातों पे, मुख्य बिंदु पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले बकरी को आहार देते हैं कि गाय मतलब हरा चारा, भूसा, दाना, 3 चीज़। अब हरा चारा, अगर किसान भाई खाली ये सोचिएगा कि बकरी को मैं ग्रेजिंग करके 5-7 घंटा मैं चरा लूँ और रात में पानी पीने के लिए डाल दूँ, तो बकरी से आप आर्थिक मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। तो बकरी को आप 2-3 घंटा चराइए, लेकिन स्टॉल भी फीडिंग करना होगा। स्टॉल फीडिंग के लिए उसको 250 से 500 ग्राम सूखा भूसा देना होगा, हरा चारा देना होगा, दाना 200 से 250 ग्राम प्रत्येक दिन देना होगा। अब सूखा चारा में किसान भाई क्या देना, बकरी सबसे ज़्यादा पसंद करती है मसूर का भूसा। अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो सीजन में मसूर के भूसे को, मतलब स्ट्रॉ को आप स्टोर कर लीजिए, नहीं तो गेहूं का आप स्टोर कर लीजिए। ये बताए 250 से 500 ग्राम पर डे, दिन रात 24 घंटा। अब हरा चारा में क्या है, हरा चारा में बकरियां जो है, इसमें वृक्ष की पत्तियां हैं, झाड़ियां हैं, हरा घास है। तो वृक्ष की पत्तियां, अगर किसान भाई बकरी को व्यवसाय बनाना चाहते हैं तो बकरी जो है सबसे ज़्यादा पसंद गुल्लर का नाम सुने होंगे, गुल्लर और कटहल, इसके पत्ते को बकरियां सबसे ज़्यादा पसंद करती है। सर, आपने हमारे किसान भाइयों को व्यावसायिक बकरी पालन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसी ही और भी नई जानकारियाँ, कुछ नए विषय और विशेषज्ञों के साथ होंगे आपसे फिर रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।